हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपके लिए ले आई हूँ ज्योग्राफी का इनसाइड सिक्योर का एक एक महीने का अलग अलग करके, मतलब कि दिसंबर से लेके जून तक का मैं ट्राई कर रही हूँ कि सब्जेक्ट वाइज हम लोग कवर कर लें। देखिए, इनसाइड सिक्योर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और ये सारे क्वेश्चंस अगर आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कवर कर लें तो आपका बहुत हद तक कंप्लीट हो जाता है जो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है आपका। तो बेसिकली मैंने कल्चर का कर लिया था मई तक, जून का बाकी है। फिर इंटरनेशनल रिलेशन का मैंने जून का पूरा कवर कर लिया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। अब मैं ज्योग्राफी का ट्राई कर रही हूँ। मैंने दिसंबर से इसलिए स्टार्ट किया ज्योग्राफी का क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चंस थे दिसंबर में। तो वहाँ से स्टार्ट करने से हमें मतलब अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाए। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ दिसंबर का ज्योग्राफी का कर लें इनसाइड सिक्योर का, तो एक बहुत हद तक ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस का आपका मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि जो एंथ्रोपोसीन जो अर्थ का न्यू इपोच है, मतलब कि अलग अलग टाइमलाइन डिवीज़न होता है, आपको पता होगा। तो उसी पे है कि अकाउंट करना है कि एंथ्रोपोसीन जो है अर्थ का न्यू इपोच है और डिस्कस करना है उसका सेलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं। देखिए, जो अर्थ का जो टाइमलाइन है वो अलग अलग डिवीज़न है उसका। तो एंथ्रोपोसीन जो है उस एज को कहा गया है जहाँ पे ह्यूमन या ह्यूमन काइंड का मेजर इम्पैक्ट पड़ा है अर्थ पर। तो जब से वो इम्पैक्ट पड़ा है उसी के बेसिस पे ये एंथ्रोपोसीन इपोच रखा गया है। ये जो अलग अलग टाइम स्केल हैं ये बेस्ड हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे, मतलब कि कुछ चेंजेस आते रहे हैं अर्थ के फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फीचर्स के। तो उसी पे बेस्ड करके अर्थ का जो लाइफ साइकिल है जब से अर्थ बना है उसको डिवाइड किया गया है। तो नोबेल लॉरिएट पॉल क्रूजन एंड यूजिन स्टोर्मर ने प्रेजेंट किया है जूलॉजिकल टाइम इंटरवल। मतलब कि सबसे पहले इन्होंने ही कॉइन किया ये एंथ्रोपोसीन। ठीक है, एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन और विद द वर्ड विद द रूट सीन और स्टैंडर्ड सफिक्स है इसका इपोच। ये माना गया है कि अप्रॉक्सीमेटली बिगन हुआ है 10,000 साल पहले, मतलब कि अबाउट 8000 BC, जबकि लास्ट ग्लेशियल पीरियड ख़त्म हुआ। ठीक है, तो जब आप आंसर लिखेंगे तो यही सब बेसिस करके आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपको अपने आंसर में कंबाइन करना होगा वो है कि एंथ्रोपोसीन जो है किसने कॉइन किया था, वो नोबेल लॉरिएट पॉल क्रूजन और यूजिन स्टोर्मर ने किया था। फिर बॉडी में आप लिखेंगे कि फीचर क्या है एंथ्रोपोसीन का, वो है कि इरोजन बढ़ गया, सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया। दूसरा कि एनवायरमेंटल चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। तीसरा, रैपिड ग्लोबल डिस्पर्सन हो रहा है, मतलब कि नए नए मिनरल्स और रॉक्स मिल रहे हैं। फिर पांचवा कि एक्सटिंक्शन हुआ है बहुत सारे लार्ज प्लेस्टोसीन मैमल्स का ह्यूमन काइंड के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है कि एग्रीकल्चर का भी रैपिड ग्रोथ है, ह्यूमैनिटी के साथ साथ एग्रीकल्चर भी ग्रो किया है। सातवां है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है, जिससे हम मतलब कि बहुत सारे एडवांसेस हमें मिला, मेडिसिन हो या फूड प्रोडक्शन हो या बाकी टेक्नोलॉजी रिलेटेड। अब बात है ये सिग्निफिकेंस क्या है एंथ्रोपोसीन इपोच का। तो जो मार्कर्स हैं जो यूज़ किए गए हैं डिक्लेयर करने के लिए एंथ्रोपोसीन इपोच, वो हैं आर्टिफिशियल रेडियो न्यूक्लाइड्स, मतलब कि जो रेडियो न्यूक्लाइड्स मतलब हर जगह आपको मिल जाएंगे, स्पेशली जब से एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट हुआ है। दूसरा कि रेट ऑफ सॉइल इरोजन जो है वो बढ़ गया है। तीसरा कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। चौथा, जो pH है सी वाटर का वो भी कम रहा है। पांचवा कि बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्शन रेट बढ़ गया है। छठा कि फॉरेस्ट जो है वो भी हमारा डिटेरियोरेट कर रहा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कैसे हमारे जो अर्थ का जो इंटीरियर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है, तो इसके बारे में आपको आंसर करना है। ये जो क्वेश्चन है बहुत डायरेक्ट है,
So I think most of you must be knowing this question and its answer. So firstly, the first point that you'll have to put out is that the sources of information through which we get to know about the interior of the earth includes internal source, that is direct source, as well as indirect source. Some of the sources would include mining, volcano, thirdly meteors, fourthly gravity, and fifthly magnetic. So these points you'll have to include. Besides that, you'll also include in your body uh, direct source of information. As I said, you'll have to divide your answer in two parts. Firstly, describing all the direct sources, and then describing all the indirect sources. In the direct sources, you will include mining and drilling. You'll talk about Tautona gold mine, Ampongang gold mine. Then you'll also describe how Kola Peninsula uh, was the deepest drill, which is just 12-kilometer hole bored by Soviet Union in 1970. Then we'll talk about volcanic eruption. And when it comes to about indirect sources, you'll include rate of change of temperature and pressure. Secondly, meteors. You'll talk about gravitation, gravity anomaly, magnetic resources. Lastly, you'll also describe how seismic waves help us to get to know about the interior. Now, what is the importance of studying interior? That should also form part of your answer. It will include that how it helps us to get to know about the valuable resources, and the rock and fossils tells us about how our life as a human being evolved. Then also helps us to minimize earthquake, volcanoes. So this way you'll have to firstly talk about direct sources, then indirect sources, and then how it has helped us. Now coming to the next question, it's about what do you understand by weathering and mass movement. How does weathering and mass wasting and erosion changes the landscape together? So basically here you'll have to firstly you'll have to describe what is weathering, mass wasting and erosion, and then come on to how it changes the landscape. So as I was saying, you'll have to define what is weathering, erosion, mass wasting. So weathering, what is weathering? Weathering is basically the physical disintegration or chemical alteration of rocks, which takes place at or near the Earth's surface. When we talk about erosion, it is basically the process whereby the material is physically removed and transported. It can be by different forces, which includes water, secondly wind, thirdly ice, and lastly gravity. And when we talk about mass wasting, it's the process of transfer of or movement of rocks or soil downslope due to basically gravity. So these plate tectonics helps us to build huge mountains as well as other landscape forces of weathering and mass wasting. Gradually what it does is that it tears the rocks and landscapes. This is called denudation. Okay, so what we are saying is that plate tectonics builds mountains, it builds different landscapes, but when it comes to weathering or mass wasting or erosion, it kinds of pulls down, gradually wears those rocks and landscapes away. So basically you'll have to show all these two examples. So as you can see in the body, they have defined weathering and then mass wasting, and how these exogenic forces kind of wears down the land. In the body, you'll have to say that weathering are of two kinds. Firstly, chemical weathering, which includes solution oxidation and decomposition, and secondly, physical or mechanical weathering, which is due to repeated temperature change or wetting or drying. Fine. So after that, you'll have to show what is the significance of weathering. You'll say that how it helps in the formation of soil, or how it helps in the enrichment through and how it helps us to get different ores like iron, magnesium. Weathering also helps in soil enrichment. You'll highlight the economic, without weathering, the economic viability won't be there.
there won't be such concentration of mineral that we would have been able to mine the ore. So the economic viability, then you'll have to use different diagrams to show different kinds of erosion or weathering taking place. Here firstly we have rockfall, then secondly landslide, mudslide and slumping. Now next, when we come to mass wasting, it's of two type. Firstly, slow movement and which includes soil creep and solidification, and the rapid movement, which would include earth flow, mud flow, debris avalanche, and landslide. So here they have described both of these types. Firstly, it was about weathering. Now it's about mass wasting. Then lastly, you will talk about significance of mass wasting, which includes firstly it helps in the formation of the mountains or valleys. The topography of a region is defined or is created by these forces. Then secondly, you'll describe how the character as well as quality of river, stream and groundwater is also impacted by it. Then highlight how earth's subaerial surface is also result of these forces. Then fourthly, how different habitats of natural wildlife is connected to these earth surface, river, lakes. Lastly, highlight the amount of geological material which enters earth streams as sediment is basically due to these landslides and erosion activities. So but we need to mitigate mass wasting because it hampers the basic wildlife or the natural. Basically we need to stop anthropocene or human related activities which results in mass wasting. As we recently saw in Dehradun, that there was landslide, and major reason of it was